अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की स्पेशल ट्रांसमिशन चैंपियन का फैसला ओनली ऑन नियो न्यूज़। मैं हूं आपकी मेज़बान मिनाहिल शेख। व्यूअर्स, पाकिस्तान की मेज़बानी में खेली जा रही है आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी। ग्रुप मरहलों का इख्तिताम हो चुका है। अब सेमीफाइनल मरहला कल से शुरू हो रहा है। 4 और 5 मार्च को सेमीफाइनल्स बिलतरतीब दुबई और लाहौर में खेले जाएंगे। चैंपियंस ट्रॉफी ग्रुप ए से भारत ने टॉप किया और न्यूजीलैंड ने 7 सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। जबकि ग्रुप बी की बात की जाए तो जनूबी अफ्रीका ने 5 पॉइंट्स के साथ टॉप पोजीशन हासिल की और ऑस्ट्रेलिया ने दूसरे नंबर पर रहते हुए फाइनल 4 तक रसाई हासिल कर ली। पहला सेमीफाइनल जो है वो कल दुबई में भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान खेला जाएगा, जबकि दूसरा सेमीफाइनल बुध 5 मार्च को न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका के दरमियान कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में होगा। फाइनल मैच जो है वो इतवार 9 मार्च को खेला जाएगा। अगर तो भारत फाइनल में पहुंचता है तो ये मैच दुबई में होगा, लेकिन अगर भारत नहीं पहुंचता तो फाइनल जो है चैंपियंस ट्रॉफी का वो होगा कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में। व्यूअर्स, सेमीफाइनल के कौन फेवरेट है, कौन रसाई हासिल करेगा फाइनल तक, ये सब डिस्कस करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हारून रशीद साहब, जो कि साबिक टेस्ट प्लेयर और पीसीबी के चीफ सिलेक्टर भी रह चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम ऑन द शो। क्या हाल है आपका? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का बहुत शुक्र। सर, कैसे देखते हैं न्यूजीलैंड, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका, हमारे 4 सेमीफाइनलिस्ट हैं, कैसे देखते हैं इन्हें? देखिए, मेरे अपने नज़दीक तो सिवाय ऑस्ट्रेलिया के जिनको एक पॉइंट मिलने की वजह से भी वो ऊपर गई, लेकिन वो टीम बुरा नहीं खेल रही थी क्योंकि उन्होंने जो इंग्लैंड के खिलाफ मैच खेला था, सिवाय उसके बाकी तीनों टीमें वो वेरी वेल डिज़र्व थी और उनकी टीम का कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा था। और ये तीनों टीमें जो है ना अपनी बड़ी अच्छे तरीके से खेल कर और अपने आप को मनवा कर आई हैं कि वो इस वक्त दुनिया की बेहतरीन टीमों में से हैं और चैम्पियंस ट्रॉफी का सेमीफाइनल खेलना एक बहुत बड़ा एहसास है। बिल्कुल सर, सबसे पहले पॉइंट्स टेबल की तरफ चलते हैं, ग्रुप ए डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले इंडिया को देखें तो 3 मैच खेले, हर टीम ने ही ग्रुप स्टेज में 3 मैच खेले, कुछ के मैच हुए कुछ के नहीं हुए। ग्रुप की तरफ आते हैं तो इंडिया ने 3 मैच खेले और वो तीनों ही मैचेस जीते, मतलब वो अनबीटेबल रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी में। वो पॉइंट्स टेबल पे सबसे ऊपर 6 रन्स के साथ इस वक्त खड़े हैं। सेकेंड नंबर देख लेते हैं ग्रुप ए का, तो वो है न्यूजीलैंड। 3 मैचेस खेले उन्होंने, 2 जीते 1 हारे, जो कि वो इंडिया के अगेंस्ट खेल रहे थे और वो दूसरे नंबर पे ग्रुप ए में 4 पॉइंट्स के साथ इस वक्त खड़े हैं। ग्रुप बी की तरफ उसके अलावा बांग्लादेश और पाकिस्तान ने अपनी कोशिश तो की, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली काफ़ी पहले ही, काफ़ी शुरू से ही उनके आसार बहुत कम हो चुके थे कि सेमीफाइनल की दौड़ में आएंगे। ग्रुप बी की तरफ आते हैं तो साउथ अफ्रीका ने 3 मैच खेले, 2 जीते और 1 उनका बारिश की वजह से कोई भी रिजल्ट नहीं आ सका, तो उनके हैं 5 पॉइंट्स और वो ग्रुप बी को लीड कर रहे हैं। दूसरे नंबर पे ग्रुप बी में आता है ऑस्ट्रेलिया। 3 मैच खेले और अनफॉर्चुनेटली वो सिर्फ 1 ही जीते क्योंकि उनके जो 2 मैच हैं वो बारिश की नज़र हो गए, इसलिए वो 4 पॉइंट्स पे खड़े हैं। अफगानिस्तान जो कि एक प्रॉमिसिंग टीम थी, बट 3 मैचेस खेले, सिर्फ 1 जीते 1 हार गए और जो उनका तीसरा मैच है वो बारिश की नज़र हो गया। क्या पता अगर तो बारिश ना होती तो शायद उनके पास एक फाइटिंग चांस था, बट अनफॉर्चुनेटली वो इस टूर्नामेंट से आउट हो चुके थे सेमीफाइनल स्टेज से पहले ही। और इंग्लैंड जिसने ग्रुप बी में सबसे बुरा खेला, बहुत प्रॉब्लम्स उनके हमें नज़र आए, उनके कप्तान ने भी अब रेजिग्नेशन दे दिया है और कहा है कि मैं कप्तानी छोड़ता हूँ। उन्होंने 3 मैच खेले और वो तीनों ही हार गए और वो 0 पॉइंट्स पे सबसे लोएस्ट चैंपियंस ट्रॉफी की टीम रही है क्योंकि वो 1 मैच भी नहीं जीत सके। जी सर, आप ये ग्रुप ए और ग्रुप बी के टेबल्स को कैसे देखते हैं? देखिए, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ अगर आप देखें कि इंडिया वो वाहिद टीम है जो अनबीटन है। साउथ अफ्रीका भी अनबीटन है। साउथ अफ्रीका का 1 मैच जो है वो वॉश आउट हुआ। सो इससे तो ये अंदाज़ा होता है कि ये दोनों टीमें जो है ना वो अनबीटन आई हैं ऊपर और ये बड़ा अच्छा खेलते हुए आई हैं। जो इस पॉइंट्स टेबल में जो कॉज ऑफ कंसर्न है ना 2 टीमों के लिए बहुत है, क्योंकि ये दोनों टीमें जो थी वो दुनिया भर में कहा जाता था कि बहुत मजबूत टीमें हैं, जिसमें एक पाकिस्तान हमारी अपनी होम कंट्री और दूसरी इंग्लैंड। सो आई थिंक दोनों के लिए तो बहुत ज़्यादा कॉज ऑफ कंसर्न है और इनके लिए इनको बहुत काम करना पड़ेगा आगे जाके।
क्योंकि अगर जितने भी इंटरनेशनल इवेंट्स हैं या बायलैटरल सीरीज़ हैं उसमें अभी अगले अगर इवेंट्स की तैयारी करना अभी से शुरू करेंगे तब जाके इनका कोई वो फ़ायदा होगा। अदरवाइज़ मैं ये देखता हूँ कि ये टीमें जो हैं वो स्ट्रगल करती रहेंगी। ऑलरेडी पाकिस्तान में प्रॉब्लम शुरू हो गई है। पाकिस्तान के तो देखें मतलब कोई एक्सक्यूज़ ही नहीं था, होम कंडीशन थी, अपना होम सॉइल था, होस्ट थे हम, और फिर हम ऐसे निकले कि 3 मैच हमें खेलने को मिले, हमने एक भी नहीं जीता। जो हमें 1 पॉइंट मिला हुआ है वो भी बारिश की बदौलत, जो कुदरत का निज़ाम हम कहते हैं, वो हमें पॉइंट मिल गया। अगर तो वो मैच हो जाता, किसका क्या कहना है कि वो मैच हम जीत भी सकते? नहीं, आई थिंक अगर जो जिस तरीके से पाकिस्तान खेल रही थी मेरे जो नज़दीक वो शायद वो मैच भी हार जाते। कोई भी पॉइंट उनको ना मिलता है, 1 पॉइंट उनको बारिश की वजह से मिल गया है जो हमें तकरीबन हर टूर्नामेंट में मिल जाता है। लेकिन यहाँ जो मरहला पाकिस्तान के लिए है ना वो ये है कि इसमें से जिंक्स में से निकलेंगे कैसे, क्योंकि पाकिस्तान के पास कोई बहुत ज़्यादा इस वक्त पूल में प्लेयर्स नहीं पड़े हुए जिनको आप कहेंगे आए जी आप अपनी जगह ले लें। अभी देखें ऑलरेडी आपकी कप्तानी की दौड़ शुरू हो चुकी है। कुछ लोग कह रहे हैं कि जी कप्तान इसको हटा दें, इसको बना दें। ऐसे ऐसे नाम आ रहे हैं जो टीम में नहीं भी थे, उनको कहा जा रहा है कि उनको कप्तान बना दिया जाएगा। कोई कह रहा है कि जी टीम के अंदर से ही किसी को कप्तान बना दे। तो मेरे अपने नज़दीक कन्फ्यूजन है, और सबसे बड़ा जो कन्फ्यूजन मुझे ये नज़र आता है कि जो PCB का थिंक टैंक जिसने इतने ज़्यादा मशहूर क्रिकेटर्स को, जो लेजेंडरी क्रिकेटर्स को अपने साथ अपने फोल्ड में लिया हुआ है, उनके होते हुए अगर ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो ये तो लम्हा फ़िक्रिया है। आई थिंक ये सोचना चाहिए कि क्या ऐसी वजह है आपने पिछले 6-8 महीने से इन तमाम कोर क्रिकेटर्स को, जो कि टॉप नॉचर्स हैं, जो भी रिसेंटली रिटायर क्रिकेटर्स हैं, मॉडर्न डे क्रिकेटर्स हैं, उनके ऊपर आपने सारा अपना कॉन्फिडेंस शो किया कि चेयरमैन साहब ने कि जी ये अब क्रिकेट को चलाएंगे। अब देख लेंगे किस अंदाज में क्रिकेट चल रही है, आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट का क्या हाल है, आपकी फर्स्ट क्लास क्रिकेट का क्या हाल है, और आपकी इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो आपकी क्रिकेट टीम है उसका क्या हाल है। आपके प्लेयर्स को फिटनेस के इश्यूज़ हैं, आपके प्लेयर्स को स्किल्स के इश्यूज़ हैं, और आपके पास अभी तक यही नहीं पता कि कभी कहते हैं कि कोच ए अच्छा है, कभी कहते हैं कोच बी अच्छा है। सो आई थिंक हम कि कोई कहते हैं जी फॉरेन कोचेज़ को हमने नहीं रखना, हमने लोकल कोचेज़ को रखना है। क्या आपके पास इतने लोकल कोचेज़ मौजूद हैं जिनके पास इतना एक्सपीरियंस है कि वो इस टीम को संभाल सकें? मेरे अपने नज़दीक पाकिस्तान के पास इस वक्त कोई भी ऐसे एक्सपीरियंस लोग मौजूद नहीं हैं जो कि इस टीम को संभाल सकें, इसलिए कि उनका कोचिंग का एक्सपीरियंस ही नहीं है। आप फॉरेन कोचेज़ की बात करते हैं, वो पूरे एक्सपीरियंस के साथ आते हैं और आके कुछ थोड़ा सा अच्छा काम करना भी शुरू करते हैं, आप उनको सैक कर देते हैं और उसके बाद फिर जी यही शोर मचता है। क्यों सैक करते हैं भाई? वो इसलिए कि एक्चुअली यहाँ पर एक सिलसिला ये बना हुआ है। एक देखें उसमें डेफिनेटली एक पॉइंट है जो कि पॉइंट ऑफ कंटेंशन है, वो ये है कि जब वो फॉरेन कोचेज़ आते हैं ना तो वो सीरीज़ के दौरान ही रहते हैं और उसके बाद वो वापस अपने अपने मुल्क में चले जाते हैं। ये एक इशू है जिसकी वजह से हमें एक और प्रॉब्लम होती है, क्योंकि जब वो कोचेज़ आते हैं उनको यहाँ पर पूरा वक्त स्पेंड करना चाहिए। वो पूरा वक्त यहाँ नहीं लगाते, क्योंकि जब तक डोमेस्टिक प्लेयर्स के साथ आप देखेंगे नहीं कि आपकी फर्स्ट क्लास क्रिकेट में आपने जो फ्यूचर प्रॉब्लम्स हैं वो अगर उनको आप देखेंगे ही नहीं, अगर आप अपने मुल्क में वापस चलाएँगे, जैसे ही आपकी कोई सीरीज़ ख़त्म होती है वो फ़ॉरेन कोच बाहर चला जाता है और फिर वो उसको यहाँ नहीं पता कि यहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। मिकी आर्थर जब आए थे उसने शायद ये कोशिश शुरू की थी कि उसने जाके हर जगह के ऊपर जाके जो है वो मैचेस देखने शुरू किए थे पाकिस्तान में जो डोमेस्टिक क्रिकेट होती थी, और इससे पहले बॉब वुलमर जो थे वो इस तरह की चीज़ें करते थे। तो जब तक यहाँ पूरी तरह देखें वक्त स्पेंड नहीं करेंगे कोचेस को फ़ायदा नहीं है। मेरा जो उसमें फार्मूला ये था कि जो फॉरेन कोच आता है उसके साथ आप एक पाकिस्तानी लोकल कोच को उसके साथ अटैच कर दें, ताकि विद द पैसेज ऑफ टाइम 2 से 3 साल में अगर वो काम करके यहाँ जा रहा है तो जो हमारा कोच है उसको भी उतना एक्सपोजर मिले, एक्सपीरियंस मिले। आप देखें ना, हम दुनिया भर में जितनी भी टीमों को देखेंगे इनके पास यानी इंग्लैंड के पास भी तो फॉरेन कोच ही है ना, ब्रेंडन मैकलम है, उसने वहाँ जाके काम किया, उनके वहाँ प्रॉब्लम्स हो रही हैं और दूसरे मुल्कों में भी बाहर से कोचेज़ आते हैं, इंडिया में भी बाहर से कोचेज़ आए, लेकिन उन्होंने अपने लोकल कोचेज़ भी डेवलप किए। अब यह है कि इंडिया को किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम IPL में भी आप देखें कि आपके पास मेजॉरिटी ऑफ द कोचेज़ जो है वो बाहर से आते हैं, आपके अपने लोकल बहुत कम हैं। तो जब तक आप अपने कोचेस को ट्रेन नहीं करेंगे कि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर क्या हो रहा है, ये बहुत सारे इश्यूज़ हैं जिसको इनको टैकल करने की ज़रूरत पड़ेगी। और ये मैंने क्विक फिक्स नहीं है, मैं अभी भी कह रहा हूँ कि पाकिस्तान की टीम बड़ी जल्दी से फिक्स नहीं होगी, टाइम लगेगा। और वो टाइम उस सूरत में लगेगा अगर आपने
सही सिमत में काम करना शुरू कर दिया। अगर आपने सही सिमत में काम शुरू ही नहीं किया, फिर आपने कॉस्मेटिक चेंजेस करके और मैंने कहा कि ठीक है, हमने मीडिया को बताने के लिए बहुत प्रेशर है, बहुत लोग खिलाफ बातें कर रहे हैं, ये कर दें जी, इसको लगा दें, इसको लगा दें। आप मुझे बताएं कौन सा ऐसा पाकिस्तानी कोच है जो बाहर की किसी टीम को जाके कोच करता है? मैं इक्का दुक्का नाम आपको लेके दे सकता हूँ, और वो भी शॉर्ट टर्म बेसिस भी जाते हैं। कोई बॉलिंग कंसल्टेंट चले जाता है, मुश्ताक चला गया, सकलैन चला गया, आकिब जावेद ने बांग्लादेश में कर लिया, आकिब जावेद ने दुबई में, यूएई में बड़े अरसे तक कोचिंग की। इसलिए मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि आकिब जो है वो अच्छा रोल प्ले करेंगे एज ए कोच, लेकिन बदकिस्मती से दुबई कंडीशंस भी पता है, सब कुछ पता है, स्टिल उन्होंने इन्हिसार किया था अपने फास्ट बॉलर्स के ऊपर। एग्जैक्टली, दिस इज वेयर मुझे सिर्फ इसीलिए मुझे दुबई में हमने कल भी मैच जो देखा है इंडिया का, हमने देखा कि इंडिया अपने 4 जेन्युइन स्पिनर्स के साथ गया, उन्होंने बजाय इसके एक फास्ट बॉलर को ड्रॉप करके चौथा स्पिनर डाला। एक्चुअली ये माइंडसेट की बात है ना, क्योंकि वो जहन में आकिब जिस एरा में रहे हैं उसमें हमारी फास्ट बॉलिंग ने डोमिनेट किया है। उसमें अगर आप देखेंगे इन्हीं पिचेस के ऊपर हमारे पाकिस्तानी फास्ट बॉलर्स डोमिनेट करते थे विद द हेल्प ऑफ रिवर्स स्विंग। उस ज़माने में एक बॉल यूज़ होती थी, अब ये 2-2 बॉलें यूज़ होती हैं। सो बहुत सारी चीज़ें प्लेइंग कंडीशन में चेंज हो गई हैं। सो इसलिए उसके मुताबिक आपको अपने आप को भी चेंज करना चाहिए था, क्योंकि एक बॉल जब 30-35 ओवर पुराना हो जाता था या 30 ओवर के बाद, तो इतना रिवर्स स्विंग होता था कि खेलना बड़ा मुश्किल हो जाता था हमारे पाकिस्तानी बॉलर्स को दूसरी टीमों को। अब यह है कि 25 ओवर के बाद बहुत कम चांसेस हैं। एंड देन आपके ये प्लेयर्स, अगर मैं उनसे कंपेयर करूं, जैसे आकिब है, वसीम अकरम है, या वकार यूनस है, या इमरान खान वगैरह जब खेलते थे तो वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट बॉल खेलते थे। काउंटी क्रिकेट के उनके पूरे सीजन उनके पीछे लगे हुए होते थे। हमारे ये क्रिकेटर्स तो हार्डली, इनकी अगर आप लिस्ट ए उठा के देखेंगे, फर्स्ट क्लास क्रिकेट उठा के देखेंगे तो वो बहुत कम है। तो इसलिए ये एज ए फास्ट बॉलर, ये एज ए क्रिकेट प्लेयर वैसे डेवलप नहीं हुए जैसे हमारे उस एरा में ये प्लेयर्स डेवलप हुए थे। ये प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में खेलते थे। काउंटी क्रिकेट एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की प्रोफेशनल एनवायरनमेंट देती थी, और वहाँ ये सीख के फिर आके अपने मुल्क में अपने जितने दूसरे प्लेयर्स होते थे उनको ये हेल्प आउट करते थे। तो अब वो ज़माना नहीं रहा। अब हमारे यहाँ ये 5 से 6 जो आपके पास टॉप फास्ट बॉलर्स नज़र आते हैं, लेकिन आई थिंक उनकी परफॉर्मेंस आप देखें, उनका ग्राफ नीचे गिर रहा है। सर फास्ट बॉलर्स ने तो इन कंडीशन में हमने इवन पाकिस्तान में भी देखा, जो बाकी टीम सारी आई हैं चैंपियंस ट्रॉफी में, सब अपने स्पिनर्स ज़रूर साथ लेके आई हैं। एक नहीं तो दो स्पिनर्स तो हर टीम के पास थे। हमारे पास सिर्फ एक जेन्युइन स्पिनर था, और उसके ऊपर भी हमने देखा कि उसको भी सही तरह खेलने का मौका नहीं मिला। ठीक है हारून साहब, नेक्स्ट हम अपने सेगमेंट के ऊपर आते हैं, जहां कि हम डिस्कस करेंगे मोस्ट रन्स अभी तक ग्रुप स्टेजेस में जिस प्लेयर ने बनाए हैं। सबसे पहले हमारे पास हैं डकेट इंग्लैंड के, और बताती चलूँ कि उनके 227 रन्स हैं और उनका हाईएस्ट जो है वो 165 है। अनफॉर्चुनेटली डकेट की इतनी अच्छी परफॉर्मेंस के बाद भी उनकी जो टीम थी वो जीत ना सकी। सेकंड पे हमारे पास फिर से हैं रूट इंग्लैंड के, उनके हैं 225 रन्स इन दिस चैंपियंस ट्रॉफी, और अनफॉर्चुनेटली एक और मरतबा आज उनकी सेंचुरी थी 120, उसने भी उनकी टीम को वो ना जिता सके। थर्ड पे हम देखते हैं इब्राहिम ज़दरान, उनके हैं 216 रन्स, उनका हाईएस्ट टोटल जो है वो 177 है, लेकिन जिस मैच में उन्होंने अपना 177 रन्स का टोटल बनाया था वो मैच वो अपने नाम ले गए थे। फोर्थ पे वापस आते हैं लेथम न्यूजीलैंड के, उनके हैं 187 रन्स इन दिस टूर्नामेंट, 118 उनके हाईएस्ट हैं विद नॉट आउट। उसके बाद इंडिया के आते हैं श्रेयस अय्यर, उन्होंने बनाए हैं 150 रन्स और उनके हाईएस्ट थे 79। जी सर, इन 5 नामों को आप कैसे रेट करेंगे? डकेट, रूट, ज़दरान, लेथम और श्रेयस अय्यर। देखिए, एक चीज़ तो आपको अपने जहन में रखनी चाहिए कि जो शॉर्टर फॉर्मेट की क्रिकेट होती है ना, उसमें बैट्समैन को बहुत ज़्यादा मौके मिलते हैं कि वो रन्स बना सकें। बॉलिंग के लिए ये पिचेस मुश्किल होती हैं, इसलिए आप देखें कि जिन जिन बैटर्स ने रन्स किए हैं वो टॉप 3 में जो आप देख रहे हैं उनकी टीमें क्वालिफाई नहीं कर सकें, इसलिए कि उनकी बॉलिंग ने जो कॉन्ट्रीब्यूशन उनके थे उनके मुताबिक रोल प्ले नहीं किया। लेकिन जो 2 टीमें देखें, जो चाहे अगर 5वें और चौथे और 5वें नंबर पे अगर आप देखती हैं तो वो दोनों टीमें क्वालिफाई कर गई हैं, लेकिन आप देखें कि उनकी बैटिंग की बजाय उनकी बॉलिंग ने उनको जो है इस लेवल के ऊपर लेकर आए हैं, इस पोजीशन पर लेकर आए हैं कि वो उनको बीट कर सकें, दूसरी टीमों को उन्होंने बीट किया। इसलिए जब भी आपकी जो शॉर्टर फॉर्मेट में
जब भी आपकी बॉलिंग आपको हेल्प आउट कर देगी इन टर्म्स ऑफ गेटिंग विकेट्स, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं कि अगर आपकी टीम की बैटिंग ने इनफ नंबर ऑफ रन्स बनाकर दे दिए हैं बोर्ड पे, उसको डिफेंड करने के लिए अगर आपके पास बॉलिंग ऐसी हो जो ऑपोजिशन में से 3 से 4 प्लेयर को आउट करने में कामयाब हो जाए, रेगुलर इंटरवल्स में विकेट्स लेने में कामयाब हो जाए, तो वो टीमें ज़्यादा कामयाब होती हैं। सो यही वजह है कि आप देख लें इंडिया कामयाब हुई कि उनके बॉलर्स ने देखे उनको जब भी ज़रूरत पड़ी वो विकेट्स लेके देते थे। न्यूजीलैंड वो कामयाब हुई, आप देखें जब भी ज़रूरत पड़ती थी उनके बॉलर्स उनको विकेट्स लेके देते थे। सिर्फ मैं इस वक्त ऑस्ट्रेलिया की टीम को एक ऐसा देखता हूँ जिसके 2 मैचेस नहीं हुए कि वो सिर्फ अपनी बैटिंग की वजह से यहाँ तक पहुँची है, क्योंकि उन्होंने 350 रन चेज़ किए जो कि बहुत बड़ा रन चेज़ का टारगेट था। बाकी टीमें जो है, अगर किसी अफगानिस्तान अगर 325 किए तो इंग्लैंड की टीम बावजूद इसके रूट ने और उन्होंने अच्छी इनिंग खेल के भी वो टीम को जिता नहीं सके। सो मेरे अपने नज़दीक आपकी जो वनडे क्रिकेट में या T20 क्रिकेट में अगर आपकी बॉलिंग, आपकी बैटिंग का जो भी टारगेट उन्होंने सेट किया हुआ है उसको डिफेंड करने के काबिल हो और वो विकेट्स लेने में कामयाब हो जाएं, तो वो टीमें जीतती हैं। यही वजह है कि आप देखें कि जो ये टीमें जो टॉप पे पहुंची हैं उनकी बॉलिंग ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है यहाँ तक उनको लाने में। ठीक है सर, अब हम डिस्कस करते हैं मोस्ट विकेट्स फॉर ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025। सर सबसे पहले हमारे पास हैं हेनरी फ्रॉम न्यूजीलैंड और 3 मैचेस में उन्होंने 8 विकेट्स समेटी। उनका जो बेस्ट है वो है 5 विकेट्स इन अ मैच और उन्होंने अपने ओवर्स में सिर्फ और सिर्फ 42 रन्स उन्होंने कंसीड करने दिए थे। सबसे पहले इनकी परफॉर्मेंस देख लेते हैं, क्योंकि अब ये भी एक सेमीफाइनलिस्ट हैं, तो आप इनको कैसे देखते हैं कि आगे ये सेमीफाइनल में कैसी परफॉर्मेंस देंगे? नहीं, बिल्कुल अच्छी देंगे। आप देखें ना कि वही जो मैं अभी इससे पहले बात कर रहा था कि अब इनकी बॉलिंग का कंट्रीब्यूशन देखें इन टर्म्स ऑफ गेटिंग विकेट्स, आई थिंक इनका इकोनॉमी रेट भी इतना बुरा नहीं है। सो ये 2 बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं कि अगर आपका बॉलर एक अच्छी बैटिंग कंडीशन के ऊपर एक तो रिस्ट्रिक्ट करने में कामयाब हो अगली बैटिंग को और दूसरी तरफ विकेट्स भी लेने में कामयाब हो जाए, तो आई थिंक हेनरी ने जो रोल प्ले किया वो यही किया कि उन्होंने विकेट्स भी लिए और ना सिर्फ ये कि अच्छी बॉलिंग भी, उनका जो अगर आप उसका उनका वो देखेंगे एवरेज जो उन्होंने कंसीड किए हैं रन्स वो भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं होंगे। तो आई थिंक ये इस किस्म की कंट्रीब्यूशन ज़रूर कामयाबी दिलाती है। जी सर, सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे थे हेनरी फ्रॉम न्यूजीलैंड, बाकी भी हमारे पास जो बाकी टॉप 4 रह गए हैं वो डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। देखते रहिए चैंपियन का फैसला ओनली ऑन नियो न्यूज़। वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं चैंपियन का फैसला ओनली ऑन नियो न्यूज़। व्यूअर्स, हम बात कर रहे थे कि चैंपियंस ट्रॉफी में ग्रुप स्टेज तक सबसे ज़्यादा 8 विकेटें न्यूजीलैंड के मैट हेनरी ने हासिल की हैं। अफगानिस्तान की उमरज़ई 7 विकेटों के साथ दूसरी, जबकि डॉर्शस तीसरे, रॉर्की चौथे और आर्चर 5वें नंबर पर हैं। सर, हम अजमतुल्लाह उमरज़ई जो अफगानिस्तान से हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो 3 मैच उन्होंने खेले और उन्होंने अपने 3 मैच में 7 विकेट्स हासिल की, लेकिन यहाँ पे जो पॉइंट टू बी नोटेड है वो ये है कि उनका जो बेस्ट रिकॉर्ड रहा है वो एक ही मैच में उन्होंने 5 विकेट्स ली थी और वो मैच अफगानिस्तान जीत गया था। कैसे देखते हैं उनकी बॉलिंग को और कैसे देखते हैं कि वो फ्यूचर में कितना बड़ा असासा बन चुके हैं अफगानिस्तान के लिए? आई थिंक बड़े उनका प्रॉमिसिंग मुझे फ्यूचर नज़र आता है, बड़े प्रॉमिसिंग स्टार हैं और जिस तरीके से उन्होंने इस टूर्नामेंट में खेला है ये और जिस कॉन्फिडेंस के साथ उन्होंने बैटिंग भी की है और बॉलिंग भी की है और अच्छे फील्डर भी हैं, सो एक बड़ा अच्छा इजाफा है ये अफ़गानिस्तान की टीम के लिए। देखिए फास्ट बॉलर के साथ अब जैसे इन्होंने एक ही मैच में 5 आउट किए और फिर एक और आउट किया इन्होंने, जो अफ़गानिस्तान के साथ मसला ये हुआ कि एज ए बॉलिंग यूनिट वो जिनके ऊपर डिपेंड कर रहे थे वो परफॉर्म नहीं कर सके। जो राशिद खान अफ़गानिस्तान के जो बॉलर थे उनके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रहे थे अफ़गानिस्तान के ये विकेट्स लेके, और यही हाई नॉर्मली जितने भी पिछले टूर्नामेंट्स उठाएंगे या मैचेस उठाएंगे उसमें राशिद खान की कंट्रीब्यूशन एज ए विकेट टेकिंग वो डोमिनेट करते थे। तो यहाँ वो नहीं हो सका, इस वजह से भी आपको अफ़गानिस्तान को थोड़ा सा डेंट आपको जो लगा और वो नीचे रह गए। नबी एक दूसरे बॉलर थे जिनके ऊपर वो डिपेंड करते थे कि वो ऑफ ब्रेक बॉलिंग करते हैं, लेकिन हमने एक इंटरेस्टिंग चीज़ नोट की कि ये जितने भी हाईएस्ट विकेट टेकर हैं वो सारे के सारे फास्ट बॉलर हैं।
अगर आप इस टेबल में देखें ये पांचों या भी हम ब्रेक में ये डिस्कस करते कि पांच के पांच सारे फास्ट बॉलर्स हैं। क्योंकि होता ये है कि जब फास्ट बॉलर्स मुख्तलिफ वक्त में आके बॉलिंग कर रहे होते हैं, फर्स्ट 10 ओवर्स में, फिर बीच में जब उनको विकेट्स लेने की ज़रूरत हो तब आते हैं, एंड देन वो डेथ एंड के ऊपर आते हैं जब ओवर्स ख़त्म हो रहे होते हैं 50 ओवर के करीब करीब। तो उस वक्त जो है ना बैट्समैन ऑन द चार्ज होता है, इसलिए जितना ज़्यादा वो हिट आउट करेगा उसमें बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो आपकी विकेट भी वो अपनी गंवा देगा, क्योंकि उनको रन चाहिए। सो इसलिए आप देखते हैं कि मोस्टली जब डेथ ओवर्स में वो बॉलिंग कर रहे होते हैं उसमें उनकी विकेट्स की तादाद ज़्यादा होती है। ये जितने भी फास्ट बॉलर्स हैं इन्होंने ऊपर से तो 1-2 आउट कर दिए होंगे, लेकिन बाद में जब नीचे से हिट आउट करने जाते हैं बैट्समैन, वहाँ इनको विकेट्स ज़्यादा मिलती हैं। सो आई थिंक इनकी कंट्रीब्यूशन में मैं यही देख रहा हूँ कि ज़्यादातर जो विनिंग उसमें हेनरी हैं जिनकी टीम सेमीफाइनल में पहुँची, बाकी अफगानिस्तान की और इंग्लैंड के ऑस्ट्रेलिया की टीम तो एक ही मैच खेल के पहुँच गई ना, 2 तो उनके मैच ही नहीं हुए, तो इसलिए उनके बॉलर्स इतने ज़्यादा टेस्ट नहीं हुए इस चैंपियंस ट्रॉफी में। अब वो सेमीफाइनल में खेलने जा रहे हैं और वो भी अगेंस्ट इंडिया, सो ये बड़ी इंटरेस्टिंग देखनी होगी। और उनको थोड़ी इंजरी प्रॉब्लम्स भी हो गई हैं ऑस्ट्रेलिया को, तो वो भी उसको मैनेज करना पड़ेगा। सो बाकी आप आर्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं ये देख रहा हूँ कि आर्चर की बॉलिंग में भी मुझे वो पेनिट्रेशन नज़र नहीं आती जिसमें एक विकेट टेकिंग एबिलिटी वाली जो बात हम करते हैं। सर उनकी बेस्ट 3 विकेट्स हैं वन मैच, 6 में से 3 उनकी जो है वो एक ही मैच। तो उसके बाद उनके जो दूसरे साथी थे वो अनफिट हो गए। सो इंग्लैंड को भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुई, उनका एज ए बॉलिंग यूनिट भी वो जो है ना इतना वो नहीं कर सके। हालांकि उनका बैटिंग यूनिट जो है उसने अपना रोल प्ले किया, बट एज ए बॉलिंग यूनिट वो इतने ज़्यादा कामयाब नहीं रहे। और सिर्फ आर्चर ने ही इनको थोड़ी सी विकेट्स भी लेके दी, और उनके पास जो उनके स्पिनर थे आदिल रशीद, और उनकी भी कोई बहुत सिग्निफिकेंट किस्म की परफॉर्मेंस नहीं रही, जिसकी वजह से इंग्लैंड भी जो है आदिल रशीद का सर तो इस दफ़ा स्पेल काफ़ी डिसअपॉइंटिंग रहा है, क्योंकि वो भी जैसे आपने कहा कि राशिद खान जैसे अफगानिस्तान के लिए बड़ा नाम है, वैसे आदिल रशीद इंग्लैंड के लिए एक बड़ा नाम होते हैं, लेकिन हमने वो इस दफ़ा क्लिक करते हुए नहीं देखे। आई थिंक T20 में तो उनकी बहुत ही आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेज रही हैं। अब ये कि वनडे में अब इंग्लैंड को भी बहुत हद तक रीबिल्डिंग की तरफ जाना पड़ेगा अपनी टीम को, क्योंकि उनके टीम में बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो ऑन द डाउनहिल थे, और वो मुझे नहीं लगता कि वो आगे जाकर जो है पार्ट रहेंगे इस इंग्लैंड की टीम का। सर ऑस्ट्रेलिया के डॉर्शर्स की बात करते हैं, 6 विकेट्स उन्होंने टोटल चैंपियंस ट्रॉफी ग्रुप स्टेज में ली हैं, और उनकी बेस्ट जो हैं वो 3 विकेट्स इन अ मैच हैं विद रन्स कंसीडर्ड हैं 47। आगे ऑस्ट्रेलिया का मैच होने जा रहा है इंडिया के साथ, जो कि हमें पता है कि बहुत एक्साइटिंग होगा और नेल बाइटिंग भी होगा, क्योंकि जब इंडिया और ऑस्ट्रेलिया आमने सामने आएंगे तो ऑब्वियसली वो अच्छा कड़ा मुकाबला होगा। डॉर्शर्स आप कैसे देखते हैं कि कैसा रोल प्ले करेंगे अगेंस्ट इंडिया? देखिए ऑस्ट्रेलिया को तो बहुत बड़ा, मैं समझता हूँ इन तमाम जितने भी टीमें हैं इसमें अगर किसी को सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ है इंजरीज़ की वजह से, वो ऑस्ट्रेलिया को हुआ। ऑस्ट्रेलिया की जो वर्ल्ड कप विनिंग टीम थी उसके 6 से या 7 प्लेयर्स जो हैं वो इस टीम का हिस्सा नहीं थे। तीनों फास्ट बॉलर्स जिसमें उनके कैप्टन शामिल है पैट कमिंस, हेजलवुड और स्टार्क, वो तीनों इस स्क्वाड का हिस्सा नहीं है। फिर स्टॉइनस ने लास्ट मोमेंट में अनाउंसमेंट कर दिया कि मैं रिटायर हो रहा हूँ और मैं नहीं खेलूँगा, और उसके बाद मिच मार्श जो इनके बड़े अच्छे बैटर और ऑलराउंडर थे, बॉलिंग भी करते थे, वो भी टीम में नहीं है। उसके बाद ये डॉर्शर्स और बाकी प्लेयर्स को जो है वो इंक्लूड किया। ये यंग प्लेयर्स जो हैं ये परफॉर्म कर रहे हैं अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट में, अब ये इंटरनेशनल सीन पे आए हैं। अब जो ये सेमीफाइनल खेलने जा रहे हैं दुबई में, वहाँ भी ये रियल सेंस में टेस्ट होंगे, क्योंकि वहाँ की पिचेस भी जो है वो स्पिनर्स के लिए ज़्यादा मुफीद हैं। ठीक है सर, इसके बाद हम आते हैं अपनी पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के ऊपर, और कुछ बड़े नाम जो हैं उनकी हम परफॉर्मेंस को जज करते हैं, देखते हैं, और आगे फ्यूचर की बात करते हैं कि अब क्या फ्यूचर है। सर सबसे पहले जो किंग कहा जाता है पीसीबी और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के, जो उनके नाम से किंग लगता है, किंग बाबर आजम, उनकी बात कर लेते हैं कि बाबर आजम से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस थी। मैच उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी में खेले 2, जो उनके रन्स हैं वो हैं 87 विद द हाईएस्ट 64, एवरेज उनकी 43.5 की रही, और स्ट्राइक रेट उनका रहा 75 का। उन्होंने सिर्फ एक 50 बनाए, 100 वो नहीं बना सके अनफॉर्चुनेटली, और
जो हैं उनके 11 चौके और सिर्फ सर एक छक्का वो लगा सके। तो कैसे देखते हैं आप बाबर आजम की परफॉर्मेंस? मतलब किंग बाबर आजम उन्हें कहा जाता है और बहुत ज़्यादा उनके ऊपर इंसार किया गया था। देखिए, आपके जो भी मेन रन गेटर होंगे और वो अगर मुसलसल अच्छी परफॉर्मेंसेस देते हुए आ रहे होंगे तो लामहला उनको आप कोई ना कोई टैग देते हैं या कोई ना कोई आप उनको, ये जैसे आपने किंग बाबर का जिक्र किया, देखें ये तो ऑन द फेस ऑफ इट वैसे देखने में या सुनने में बड़ा अच्छा लगता है कि जी किंग बाबर, बट द थिंग इज़ के ऐसे तमाम प्लेयर्स की जो परफॉर्मेंसेस हैं, क्या वो अपनी टीम को जीत का ज़ामिन बना सकी या नहीं। बाबर ऑफ लेट काफ़ी दिनों से उनकी कंट्रीब्यूशंस हो रही हैं, इसमें भी अगर आप देखें कि जो उनका स्ट्राइक रेट है वो उस मुनासिबत से नहीं है, राउंड अबाउट 80-90 करीब हम देख रहे हैं कि जो 75 ये बहुत, मतलब तो इसलिए एक्चुअली यही तो रीज़न है कि पाकिस्तान की टीम जो ऊपर नहीं जा सकी, तो वो एज ए यूनिट, इट्स नॉट दैट कि ओनली बॉलिंग, एज ए होल यूनिट जो है वो फेल हुई है। जो उनके मेन कंट्रीब्यूटर्स थे जिनके ऊपर आप डिपेंड कर रहे थे, लाइक बाबर आजम, लाइक मोहम्मद रिजवान, लाइक सलमान अली आगा, वो जो है वो कंट्रीब्यूट वैसे नहीं कर सके। बाबर आजम की जब हम बात कर रहे हैं तो ये भी लोगों का कहना है, जो कि उनके हमायती अभी भी हैं, कि बाबर आजम से अगर परफॉर्मेंस नहीं वो इसलिए नहीं क्योंकि वो मिडल ऑर्डर के बैट्समैन हैं, बट अनफॉर्चुनेटली क्योंकि फ़खर जमान जब अनफिट हो गए थे तो हमने बाबर को ओपनिंग स्लॉट दी और शायद इसलिए वो परफॉर्म नहीं कर सके। तो क्या लगता है आपको ये जो क्लेम है कि अगर तुम बाबर आजम को 1 डाउन पे भेजते, नंबर 3 पे भेजते, तो शायद क्या लगता है क्या वो बेहतर परफॉर्म करते? नहीं, मेरे अपने नज़दीक देखिए मैं इस नोशन को नहीं मानता। उसका रीज़न है, उसका रीज़न ये है कि देखिए एक तो बाबर आजम जब पाकिस्तान क्रिकेट में आए थे तो एज एन ओपनिंग बैट्समैन आए थे, ठीक है, अंडर 19s में, अंडर 16s में, जहाँ जहाँ भी वो खेले एज एन ओपनिंग बैट्समैन खेले तो वो थे तो ओपनिंग बैटर। लेकिन हाँ, ये ज़रूर देखना पड़ता है कि जब आप वनडे में आए तो उनको नंबर 3 पोजीशन के ऊपर बहुत सक्सेस मिली, बहुत ज़्यादा कामयाब हुए। अब क्योंकि जो ये नई थिंक टैंक ने, जिसमें अंडर आकिब जावेद जो नई सिलेक्शन कमेटी आई, इन्होंने अपनी पूरे के पूरा इन्हिसार इस पर किया कि हमारी जो फास्ट बॉलिंग है वो हमें जिताएगी, हमें ऊपर बैट्समैन चाहिए और हमें ओपनर नहीं चाहिए। जो सबसे ज़्यादा मुझे जो हैरानकुन बात ये लगी कि आपने जब टीम सेलेक्ट की तो आपने ओपनर रखा ही नहीं और बाबर आपको आप ओपन एज एन ओपनिंग बैट्समैन ले गए। आपके पास सिर्फ एक ओपनर था, फ़खर जमान, और जब फ़खर जमान अनफिट होता है तो आपके पास कोई ओपनर ही नहीं है, ठीक है, कोई भी नहीं। उस्मान खान था जो कि एक भी वनडे नहीं खेला हुआ था, तो इसलिए आपकी हिम्मत ही नहीं पड़ी कि हम उस्मान खान को, क्योंकि आप एक्सपेरिमेंट नहीं कर सके, एक्सपेरिमेंट नहीं तो फिर उसको टीम में नहीं रखना चाहिए था ना। जब एक्सपेरिमेंट आप नहीं कर सकते थे तो आपको उसको टीम में नहीं रखना चाहिए था। सो मेरे अपने नज़दीक जो पाकिस्तान की नाकामी में एक रीज़न ये भी है कि उनका स्क्वाड कंप्लीट नहीं था। इन टर्म्स ऑफ दिस चैंपियंस ट्रॉफी की जो कंपटीशन थी उसमें आपके पास ओपनर्स नहीं थे, उसमें आपके पास स्पिनर नहीं थे, फास्ट बॉलिंग तो थी बट फास्ट बॉलिंग ने डिलीवर नहीं किया। जी व्यूअर्स, हम पाकिस्तानी कारकर्दगी की बात कर रहे हैं, फास्ट बॉलिंग ने डिलीवर नहीं किया। मज़ीद बात भी करेंगे लेकिन इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। देखते रहिए चैंपियन का फैसला ओनली ऑन नियो न्यूज़। वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं चैंपियन का फैसला ओनली ऑन नियो न्यूज़। और ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि पाकिस्तान टीम के जो टॉप प्लेयर्स हैं जिनके ऊपर सबसे ज़्यादा इंहिसार करती है हमारी टीम, तो उनकी कारकर्दगी कैसी रही। बाबर आजम को हमने पहले डिस्कस कर लिया है। सेकंड नंबर पे जिस बैट्समैन के ऊपर सबसे ज़्यादा हमारी टीम डिपेंड करती है वो हैं हमारे विकेट कीपर बैट्समैन मोहम्मद रिजवान। सर, मोहम्मद रिजवान की बात कर लेते हैं। उन्होंने 2 मैच खेले और 49 रन्स का उनका टोटल है और जो हाईएस्ट है वो है 46। अब ना तो वो किसी भी मैच में 50 कर सके और 50 की अगर हम बात करें तो उन्होंने 100 भी नहीं किए। टोटल उनकी जो बाउंड्रीज थी उसके बारे में बात कर लें तो सिर्फ 3 चौके वो लगा सके पूरे अपनी परफॉर्मेंस में और एक भी उनका 6 नहीं है। एवरेज देख लेते हैं तो उनकी 24.5 है और स्ट्राइक रेट देख लें तो 53.84 है। सर, मोहम्मद रिजवान एक बहुत बड़ा नाम है। हारून साहब, कैसे देखते हैं उनकी, जब हमें ऐसी परफॉर्मेंस देखने को मिलती है होम कंडीशंस में, होस्ट कंट्री थे हम, तो क्या कहेंगे मोहम्मद रिजवान की परफॉर्मेंस पर? देखिए, मोहम्मद रिजवान के बारे में मैं इसलिए थोड़ा सा मायूस हुआ कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मोहम्मद रिजवान बहैसियत एक कैप्टन बहुत अच्छा रोल प्ले करेंगे, क्योंकि मैंने उनको बड़े अरसे से मैं देख रहा था कि वो डोमेस्टिक क्रिकेट में कप्तानी कर रहे थे
ना सिर्फ ये कि वो अच्छी कप्तानी कर रहे थे बल्कि वो रन्स भी बनाते थे और अपनी टीम को ना उन्होंने बड़ी कामयाबियाँ दिलाई। केपी की टीम को वो लीड करते थे। उसके बाद उन्होंने फ्रेंचाइज की जो लीग्स थी जिसमें ये हमारी PSL है उसमें भी अपनी एक टीम को वो मुल्तान सुल्तान को वो लीड करते हैं। सो उनके एक्सपीरियंस भी था, लेकिन जब वो ये पाकिस्तान टीम के कैप्टन बने तो समहाउ और दी अदर मेरे अपने नज़दीक मैं बड़ा मतलब हैरान हुआ, क्योंकि उनके उसमें मुझे बहुत ज़्यादा झोल नज़र आई उनकी कप्तानी में। उनका कंट्रोल नहीं था, प्लस कैप्टन जब तक खुद परफॉर्मेंस नहीं करेगा, जब तक वो खुद परफॉर्म नहीं करेगा लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट वाली जो बात आती है, तो दूसरी जो इर्द गिर्द के जो उनके प्लेयर्स होते हैं वो भी थोड़े से गिर जाते हैं। सो रिजवान की बैटिंग देख लें आप, कितनी ज़्यादा उनको प्रॉब्लम हुई। सिर्फ 47 रन में उनका हाईएस्ट उनका है और 45 के स्ट्राइक रेट के साथ। वो मैं समझ सकता हूँ कि 4 या 5 पे बैटिंग करने अगर वो आते हैं तो ऊपर से 2-3 विकेट्स जल्दी गिर जाएँ तो प्रेशर डेफिनेटली उनके ऊपर होता है। सो वो सम और दी अदर मुझे फीलिंग होती है कि कप्तानी का प्रेशर उनकी इस परफॉर्मेंस के ऊपर डेफिनेटली अफेक्ट किया है, क्योंकि मैं देखता था कि जब वो कप्तान नहीं थे तो आगे बड़ा फ्री अंदाज में खेलते थे। उनका अपना एक स्टाइल है खेलने का, लेकिन वो कंट्रीब्यूट करते थे अपने बैटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, उनके रन्स अच्छे खासे होते थे। यहाँ मैंने देखा कि वो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस में मुझे लैक होते हुए नजर आया, क्योंकि उनको अपनी टीम की दूसरी चीज़ों को भी तो देखना पड़ता था एज कैप्टन। वो देख रहे थे कि जिन पे मैं डिपेंड कर रहा हूँ फ़खर जमान अनफिट होकर चले गए, बाबर आजम की फॉर्म वो नहीं है जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, सलमान अली आगा नीचे से आगे चिप इन करते हैं, सऊद शकील के ऊपर हमने पहला चांस लिया कि हम उसको ODI खिला दें, वो शायद कुछ कर देगा। तो ये सारी चीज़ें भी उनके जहन में होंगी। फिर फील्डिंग के ऊपर जो प्रेशर्स पड़ते हैं, आपने किसी ने कैच मिस कर दिया, किसी ने रन आउट मिस कर दिया। सो बहुत सारी चीज़ें कैप्टन के जहन में चल रही होती हैं जब वो मैच में खेल रहा होता है। यहाँ पर आप मतलब उनको एक फ्री पास दे रहे हैं कि चलें उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी कप्तानी की, तो इसलिए उन्होंने अच्छा परफॉर्म नहीं किया। नो, मैं कह रहा हूँ कि ये एक कॉज बन सकती है कि उन्होंने होता क्या है, देखें ना, जब आप बैटिंग करने जाते हैं एज ए बैटर में अगर गया हूँ तो मेरा टोटल फोकस जो है वो तो बॉल और उसके बैट के मिलाप पे है ना। लेकिन अगर वहाँ मैं एज कैप्टन हूँ, मैंने कहा यार पिछले मेरे प्लेयर्स ने इतने कैच छोड़ दिए, मेरे बॉलर ने अच्छी बॉलिंग नहीं की, तो वो उस सारी चीज़ों को सामने रखते हुए जब आप बैटिंग करेंगे तो आप डिस्ट्रैक्टेड माइंड के साथ जाते हैं, इसलिए आपकी परफॉर्मेंस इफेक्ट हो सकती है। सर बॉलर्स के ऊपर आ जाते हैं जो हमारे फास्ट बॉलिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा निसार था। शाहीन शाह अफरीदी की सबसे पहले बात करते हैं। तो उन्होंने 108 बॉल्स खेले 18 ओवर यानी, लेकिन सिर्फ वो 2 विकेट्स ले सके। उनकी एवरेज थी 43 की थी, इकॉनमी 7.88। बहुत ही उनके एक्सपेंसिव ओवर्स हमें पड़े। बेस्ट जो उनका रहा 2 विकेट्स नहीं उन्होंने और 74 रन उन्होंने कंसीड किए। तो आप शाहीन अफरीदी की कैसे देखते हैं? शाहीन अफरीदी के साथ आपके जितने फास्ट बॉलर, चाहे नसीम शाह हो या चाहे हारिस रऊफ हो, अगर देखें जो सबसे जो बात जो मुझे मुश्तरक नज़र आई जो इन सब में, इन्होंने तकरीबन 8 रन एंड ओवर रन कंसीड किए हैं। सर सबसे पहले मैं आपको बाकी 2 का भी बताती चलूँ, नसीम शाह का। तो नसीम शाह के भी जो हैं 18 ओवर्स थे 2 मैच में, 2 ही वो विकेट्स ले सके और जो उनका बेस्ट था वो 2 विकेट्स उन्होंने ली और 63 रन उन्होंने कंसीड किए। 50 की एवरेज थी और 5.55 की इकॉनमी थी। और इसके बाद जो हमारे तीसरे जिस बॉलर हारिस रऊफ के ऊपर हम बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रहे थे, तो उन्होंने भी 2 मैच खेले, उनकी 2 विकेट्स हैं, लेकिन बेस्ट आप उनका देखें वही 2 विकेट्स है। वो देखें 2, आप देखें ना, आप इकोनॉमी रेट देखें ना 7.94, ऑलमोस्ट 8। शाहीन का भी यही है, ऑलमोस्ट 8। वेयर एज सिर्फ नसीम शाह ने 5.5 के करीब रन कंसीड किए। बट इन टर्म्स ऑफ टेकिंग विकेट्स आप देखें ना, सिर्फ 2 हैं। आपने जो 5 फास्ट बॉलर्स की जो टॉप परफॉर्मर्स हैं उनके विकेट्स देखें ना, किसी की 8 हैं, किसी की 6 हैं, किसी की 5 हैं। सो इन टर्म्स ऑफ गेटिंग विकेट्स भी तो ये लोग वो नहीं कर सके ना। जब विकेट्स लेंगे तो आपकी टीम कामयाबी होगी, और वो एक्सपेक्ट कर रहा था आकिब के ये फास्ट बॉलर्स डिलीवर करेंगे और ये हमें मैचेस जिताएंगे, जो कि वो नहीं कर सके। ठीक है जी व्यूअर्स, जैसे कि हारून रशीद साहब ने कहा कि फ़ास्ट बॉलिंग के ऊपर हमारे बहुत डिपेंडेंसी थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली फ़ास्ट बॉलर्स हमारे नहीं हमें अपने टारगेट तक पहुंचा सके। एक मरतबा फिर से आपकी खिदमत में हाजिर होंगे और डिस्कशन के साथ। देखते रहिए चैंपियन का फैसला, ओनली ऑन नियो न्यूज़।